स्वागत है आप सभी का आर.के. स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज आपके समक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आप सभी के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए तैयार किया गया है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। और आगे भी मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपके समक्ष इतिहास से संबंधित प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत करने का प्रयास करती रहूंगी, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े और आप परीक्षा में आसानी से अपना सिलेक्शन ले सकें। चलिए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हम जान लें कि इतिहास क्या है और इसके जनक कौन थे। उसके बाद फिर हम इतिहास के काल के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास हमें बीती हुई घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है, चाहे वो लिखित रूप में हो या खुदाई से प्राप्त अवशेषों के माध्यम से हो। और इतिहास के जनक की बात करें हम तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस, इसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं? H फॉर हिस्ट्री और S फॉर हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला में लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें सभी के सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक हैं और इनका चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है, क्योंकि इन प्रश्नों में तथ्यों का बहुत ही बड़ा भंडार है जो आपके लिए काफी उपयोगी है। प्राचीन भारतीय इतिहास कैसा था? वो भी बहुत ही आसान तरीकों से बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से, ताकि कम से कम समय में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। इसी से रिलेटेड हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न होगा, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें किन किन चीजों की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है प्राचीनतम संस्कृतियों के विकास की। दूसरा ऑप्शन है कृषि कर्मों की शुरुआत की। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संपदाओं की खोज एवं प्रयोग की। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है प्रयुक्त सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा है प्राचीनतम संस्कृति के विकास की, तो हम यह जान लें कि भारत की संस्कृति जो है वह क्या है? बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास और विलक्षण भूगोल सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर कब विकसित हुई? वैदिक युग में विकसित हुई। दूसरा ऑप्शन हमारा है कृषि कर्म की शुरुआत। तो भारत में 9000 ईसा पूर्व तक पौधे उगाने, फसल उगाने और पशु पालने तथा कृषि का कार्य शुरू हो गया था। तीसरा ऑप्शन दिया है प्राकृतिक संपदा, तो जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थल, जल और वायु। चौथा ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो यह हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें तीनों ऑप्शन की जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न हमारा है सभ्य उन्हें कहा गया। सभ्य किनको कहा गया? तो पहला ऑप्शन दिया है जिसने लेखन कला का आविष्कार किया। दूसरा, जिसने कृषि कला का आविष्कार किया। तीसरा, जिसने भवन निर्माण कला का निर्माण किया। चौथा, जिसने धातु कर्म की शुरुआत की। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है, जिसने लेखन कला का आविष्कार किया। तीसरा, प्राचीन काल में चक्रवर्ती कहा गया। चक्रवर्ती यानी कि सम्राट, भूमि पर राज करने वाला, जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ हो। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा है उस राजा को जिसने यज्ञों का संपादन किया। दूसरा ऑप्शन, उस राजा को जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु घाटी तक अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार हेतु प्रयास किया। तीसरा ऑप्शन है उस राजा को जिसने अपने समस्त प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन किया। चौथा ऑप्शन उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा है बी सही है, कि उस राजा को जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु घाटी तक अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार हेतु प्रयास किया। चौथा प्रश्न हमारा है भारत को इंडिया किसने कहा? तो भारत को इंडिया फारसवासियों ने कहा, या अरबवासियों ने कहा, यूनानियों ने कहा, या कुषाणों ने कहा? तो भारत को इंडिया हम ये जान लें कि यूनानियों ने कहा था। पांचवा प्रश्न हमारा है जाति प्रथा सर्वप्रथम प्रचलन में आई। जाति प्रथा पश्चिमोत्तर भारत में आई, पूर्वी भारत में आई, दक्षिण भारत में आई, या उत्तर भारत में आई? तो जाति प्रथा उत्तर भारत में सबसे पहले प्रचलन में आई थी। उत्तर भारत में प्रमुखतः हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड आजकल कहते हैं, तो ये राज्य आते हैं।
छठा प्रश्न हमारा है, हिंद शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी। तो हिंद जो शब्द है वह किससे निकला है? संस्कृत से निकला है। अतः हिंद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। हमारा ऑप्शन सी सही है। सातवां प्रश्न हमारा है, इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है, निम्नलिखित में कौन विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इनमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन है पुरातात्विक काल, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल, चौथा है प्रागैतिहासिक काल। तो पहले हम इन काल के बारे में जान लें। तो पुरातात्विक काल यह इतिहास के विभाजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह उत्खनन और खुदाई से संबंधित साक्ष्य जो उसमें प्राप्त हुए थे। दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसको हम कहते हैं, ये भी हम जान लें। ऑप्शन बी है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोगों ने लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त कर लिया था और जिसे पढ़ा भी जा सका, मानव सभ्य भी बन चुका था। उसके बाद अगला ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? तो लिखित विवरण होने के बावजूद पढ़ा नहीं जा सका। और प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिखित विवरण नहीं है और मानव पूर्ण सभ्यता से दूर था। तो इस प्रकार यह तीनों जो है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीनों तो यह इतिहास के, भारतीय प्राचीन इतिहास के हिस्से हैं, लेकिन पुरातात्विक काल कोई हिस्सा नहीं है। अतः हमारा आंसर सही होगा ए, पुरातात्विक काल। 8वां प्रश्न है, वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा जिस काल में मानव पूर्ण सभ्यता से दूर था, वो कहा जाता है। प्रश्न फिर हम दोबारा पढ़ेंगे। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा जिस काल में मानव पूर्ण सभ्यता से दूर था, इसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन हमारा है ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल और चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि लिखित साक्ष्य किसके पास उपलब्ध नहीं था और मानव पूर्ण सभ्यता से दूर था, तो वह था प्रागैतिहासिक काल। तो हमारा बी ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, यह सही है। 9वां प्रश्न है, इतिहासकार किस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐतिहासिक काल में मानव जो था वह पूर्ण सभ्य भी बन चुका था और इसमें लिखित तथा पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। तो पहला ऑप्शन जैसे हमारे इसमें दिया है, जिस काल में लेखन के प्रमाण तो मिले परंतु उसकी लिपि को अभी पढ़ी नहीं जा सकी, तो यह नहीं है। जिस काल में मानव सभ्यता से कोसों दूर था, ये भी नहीं है। तीसरा है, जिस काल के बारे में जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य है तो मानव सभ्य बन चुका था। चौथा ऑप्शन है, जिस काल की जानकारी है तो कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो हमारा यह सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल के बारे में जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य है और मानव सभ्य बन चुका था। 10वां प्रश्न हमारा है, जिस काल के लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं परंतु उनकी लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है, उस काल को इतिहासकार क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल और चौथा पुरातात्विक काल। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो प्रश्न हम एक बार फिर से देखते हैं। जिस काल के लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं परंतु उनकी लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है, तो यह किस काल में नहीं मिली थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में। पहला है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 3 स्रोत। कौन कौन स्रोत? तो पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्राओं के यात्रा विवरण है। इतिहास का ऐसा कौन सा काल है जिसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है? पहला है ऑप्शन हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल और चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो आद्य ऐतिहासिक काल यह नहीं है, बल्कि बी ऑप्शन सही है, प्रागैतिहासिक काल। जिसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, यह है प्रागैतिहासिक काल। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व यानी पुराने अवशेष जो खुदाई से प्राप्त हुए या उत्खनन से प्राप्त हुए थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है खुदाई में प्राप्त अवशेषों को, दूसरा है किसी स्थल या टीले की खुदाई को, तीसरा पुराने टीले के क्रमिक स्तरों से उत्खनन तथा उत्खनन से प्राप्त प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी को, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो इसमें पुरातत्व से संबंधित सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुराने टीलों के क्रमिक स्तरों से उत्खनन तथा उत्खनन से प्राप्त प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी को हम पुरातत्व कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत टीलों की गई खुदाई अधिकांशतः थी।
तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो टीलों की खुदाई की गई थी वह चौड़ाई लिए हुए था, या गहराई लिए हुआ था, या क्षैतिज अवस्था में था, या लंब रूप में और क्षैतिज रूप में। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि लंब रूप और क्षैतिज रूप दोनों में ही था। अंतिम और हमारा चौथा प्रश्न है, रेडियो कार्बन विधि यानी C14 से ज्ञात किया जाता है। तो रेडियो कार्बन विधि के बारे में हम जानकारी कर लें कि यह वस्तु कितनी प्राचीन है, इसके संबंधी में यह जानकारी देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है वस्तु की प्राचीनता, दूसरा ऑप्शन सभ्यता की प्राचीनता, तीसरा वस्तु की शुद्धता और चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वस्तु की प्राचीनता ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार आज हम इतना ही जानकारी लेते हैं और अगले भाग में हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।